अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। आज की डेवलपमेंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम केस जो ज़ेर समात है, इसमें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई है और उसमें इस्तदा ये की गई कि चीफ जस्टिस साहब इन केसेस की समात ना करें, वो बेंच से अलहदा हो जाएँ। अब इस पर एक बहस शुरू हो चुकी है, वो ये कि आया ये हिकमत अमली है, तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है ताकि वो प्रेशर डाल सकें अदालतों के ऊपर और वो फैसले ले सकें जो उनके लिए डिज़ायरेबल हैं, या फिर वो वाकई ये फ़ील करते हैं कि उनको कॉर्नर किया जा रहा है, तमाम केसेस जो उनके ऊपर बने हैं उसमें उनको इंसाफ नहीं मिल सक रहा। और ये सवाल भी है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के आने के बाद से चीफ जस्टिस साहब अगर बेंच फॉर्म करने की अथॉरिटी तनहा नहीं रखते तो फिर उसके बाद इस एतराज़ की वक़्त कितनी है और क्या ये सिर्फ प्रेशर डालने के लिए। एक और जो आज का इवेंट हुआ वो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू थी अडियाला जेल में। इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने के हवाले से जब सवाल हुआ तो जवाब ये दिया कि इस्टेब्लिशमेंट को ये चाहिए कि वो इलेक्शन करवाएं, शफाफ इलेक्शन करवाएं, क्योंकि जो करंट गवर्नमेंट है शहबाज शरीफ साहब के अंडर, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ फीते काटने के लिए है और इसके साथ साथ हकीकी इख्तियार कहीं और है। तो ऐसे में सवाल ये है कि 3 से 4 जमातें जब ये मुतालबा कर रही हैं कि री इलेक्शन करवाना चाहिए तो हुकूमत इसको कैसे डील करेगी? आया प्रेशर में आ जाएगी या फिर तहरीक इंसाफ की जो अंदरूनी डिवाइड है वो सुपरसीड करेगी? इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुनीफ फ़ारूक साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। इसके अलावा हमारे साथ नसरुल्लाह मलिक साहब स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजिया निगार हैं। और अमीर अब्बास साहब सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। मुनीफ साहब आपसे आगाज़ करूँगा। ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इदारों के ऊपर किसी भी डेमोक्रेसी के फंक्शन करने के लिए। आज हमने देखा है कि जो नैब तरमीम केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट में जो समात चल रही है, अब बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त जमा करवा दी कि यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब इन केसेस की समात ना करें। अब तो वो इख्तियार भी नहीं है चीफ जस्टिस का कि बेंच वो सोलली सिंगल हैंडेडली फॉर्म कर लेगा। उसके बावजूद इतना इंटिमिडेटेड क्यों है पीटीआई? व्हाट इज़ योर पॉइंट ऑफ व्यू? बहुत शुक्रिया। देखिए, इशू ये है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि इदारों पर एतमाद या उनका इदारों का एहतराम बड़ा जरूरी है। इदारों पर भी ये जिम्मेदारी आती है कि वो भी ऐसा कंडक्ट रखें जिसकी वजह से उन पर उनका एहतराम हो और उन पर एतमाद भी किया जाए। हमारे मुल्क में जो अदलिया की तारीख है वो बड़ी चेकर्ड है। कोई काबिल सताइश तो बिल्कुल भी नहीं है। ना माजी को इतना काबिल सताइश था और ना मुस्तकबिल को इतना ताबनाक नजर आता है मुझे। इशू ये है कि जितनी डिवीजन हो चुकी है, अगर हमारे ओवरऑल इतनी पोलराइज्ड माहौल है और इतनी पोलराइज्ड सूरत हाल है, तो ये अदलिया के अंदर या जजेस में क्यों नहीं होगी? अब क्योंकि इमरान खान साहब की एक हिस्ट्री है काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ, और उन्होंने उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के, बेशक उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर वो सारा एक रेफरेंस बनाया जिसमें बहुत से लोग कारफरमा थे। बाद में मान लिया कि गलती की थी मैंने। वो तो खैर बहुत सी चीजों में वक्त गुजर जाता है तो फिर लोग कहते हैं ये भी मुझसे गलती हुई, वो भी मुझसे गलती हुई। आज भी जो कुछ हो रहा है इसमें भी शायद सम टाइम डाउन द लाइन जाकर कुछ लोग कहें कि ये भी गलती हुई थी, ये भी दुरुस्त नहीं था। लेकिन एज वी स्पीक नाउ, अब इशू ये है कि एक तो तरीकाकार ये है कि जो आमतौर पर अगेन ये प्रोप्राइटरी डिमांड करती है या फेयरनेस ये डिमांड करती है कि कोई अगर लिटिगेंट ये कह दे कि यार ठीक है जी, मुझे जी बड़ा मेरे स्टेक से हाई है, मुझे जज साहब के ऊपर एतमाद नहीं है, तो कुछ ओकेजन्स पर जज साहबान कहते हैं अच्छा यार फाइन, हमें अगर नहीं हम पर कोई एतमाद करता तो सो भी एक काम रिक्यूज कर लेते हैं, अलहदा हो जाते हैं। बट ये कोई प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि अगर इस चीज को अलाउ कर दिया जाए कि जी मुझे तो जी फलाने जज पर एतमाद नहीं है, तो कल मुजम्मिल उठ के कहेगा कि जी मैंने जज साहब को, मैं जब कोर्ट में दाखिल हुआ हूं तो उन्होंने मुझे बड़े बुरे तरीके से घूरा है, तो ये तो मेरा केस ना सुने। मैं जाऊंगा तो मैं कहूंगा जी जज साहब को मेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो ये भी मेरा केस ना सुने। कोई और जाएगा, वो कहेगा जी जज साहब के साथ तो मेरा बड़ा पुराना ताल्लुक है और ये मुझे पहले भी बड़ा करते रहे हैं, ख्वार तो ये अब भी करेंगे। सो फिर तो देयर इज नो एंड टू इट ना। सो ओवरऑल देखा जाए तो इदारों का काम भी अपनी तकरीम इंश्योर करवाना इदारों के लिए भी जरूरी है कि अच्छा काम हो। बट ओवरऑल जो मुझे नजर आता है कि ठीक है, वो इंटिमिडेट इसलिए भी है कि उनकी एक हिस्ट्री है और इसी वजह से उनको पहले इशू जनरल आसिम मुनीर साहब से था, है और अब भी है, रहेगा आई थिंक फॉर ऑल टाइम्स टू कम।
और काजी फाइजा साहब के साथ भी उनकी हिस्ट्री है, सो व्हाट डू वी डू है। सही नसरुल्लाह साहब, ये आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी रही है तहरीक इंसाफ की एक प्रेशराइज करने की कोर्ट्स को, या फिर आपको लगता है कि जेन्युइनली उनको मालूम है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा? क्योंकि अगर ऐसी दरख्वास्त डाली जाएगी एक एग्जर्टेड प्रेशर तो बन जाएगा ना कि पहले ही एक पार्टी कह रही है कि हमें तवक्को नहीं है इंसाफ की यहाँ से। देखिए मुज़म्मिल साहब, दो चीज़ें हैं, एक ये है कि उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, इस पर उनकी एक राय और एक सोच हो सकती है। दूसरी सोच ये है कि उनको उनकी मर्जी का इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, असल मसला ये है, जो मुनीर फारूक साहब बात कर रहे थे कि ठीक है आप जज के ऊपर आप एतराज़ करते हैं, फिर इस तरह तो आपका कोई निज़ाम चल नहीं सकेगा। हर रोज़ कोई बंदा कह देगा कि जी फलां जज साहब जो है मुझे उनसे लगता है कि मेरे खिलाफ फैसला दे सकते हैं, मैं इनको फैसला नहीं उनके पास केस मेरा नहीं चलना चाहिए, फिर आपका सारा निज़ाम गिर जाएगा, जो ऑलरेडी काफ़ी हद तक गिर चुका है। देखिए ये आज का मसला नहीं है, हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ये है कि हम हर सियासी जमात, हर सियासतदान अपनी मर्ज़ी की इस्टेब्लिशमेंट चाहता है, अपनी मर्ज़ी की वो अदलिया चाहता है, अपनी मर्ज़ी का मीडिया चाहता है, अपनी मर्ज़ी की ब्यूरोक्रेसी चाहता है, उसके अलावा उसे कोई दिखाई नहीं देता। उससे आप इख्तलाफ करें, आप उसके सफ़ों में से निकाल दिए जाएंगे, बल्कि आपके खिलाफ भरपूर एक मुहिम का आगाज़ कर दिया जाएगा। मसला क्या है, आप देखें उमरता बंदियाल साहब, जब वो थोड़े से केसेस में पीटीआई के साथ थे तो पीएमएलएन के लोग उन्हें जो है वो मतून कर रहे थे, उनकी सास की बातें, क्या कुछ नहीं हुआ। जब उन्होंने थोड़ा सा कोई ऐसा फैसला किया जिसमें पीटीआई थोड़ी सी सामने टारगेट हुई, तो पीटीआई ने पकड़ के उनकी ऐसी तैसी कर दी, रात को दालतें खोलते हैं, ये करते, सारा कुछ होता रहा ना हमारे मुल्क में। असल मसला ये है कि हमारे यहाँ हर सियासी जमात और हर सियासतदान अपनी मर्जी की अदालत चाहता है, तो ये हिकमत अपने मर्जी के जज, बिल्कुल ये हिकमत अमली है। अच्छा। पीटीआई की तो स्पेशली एक हिकमत अमली है। मैं एक बात बताऊँ आपको, बाकी जमातें भी जरूर यही चाहती रही हैं, लेकिन पीटीआई का तो एक सोच है कि इतना दबा दो, इतना जलील कर दो, इतनी गालियां दो, इतनी भरपूर कंपेन करो कि अगला बंदा मैदान से हट के साइड पे बैठ जाए। आप मुझे बताइए, जो बाकायदा एक ट्रोलिंग की जाती है, बाहर बैठे हुए लोगों को मैसेज भेजे जाते हैं कि जी आज मुनीर फारूक साहब ने आज हमारे प्रोग्राम की, हमारे खिलाफ बात की, आज उनकी जनाब ऐसी तैसी कर दे। ये सोच पैदा हो चुकी है अब सोसाइटी के अंदर। आप कोई मीडिया उनको नहीं चाहिए ऐसा जिस पर आप उनके साथ इख्तलाफ करें। देखिए होता क्या है, अक्सर हम कहते हैं कि जब पीएमएलएन की हुकूमत आ गई, ये 10-12 साफी इनको बुलाया जाएगा, पीटीआई की हुकूमत आ गई, ये 12-14 साफी बुलाए जाएंगे, उनके साथ ये बात, आधे बुलाए जाएंगे, आधे जेल में जाएंगे। मसला ये है कि जब आप इस हद तक आपके सियासतदान जो है अपनी खुद प्रस्ती में मुब्तला हो जाएं कि वो तनकीद भी न सुनना चाहें, तो अदलिया क्या है, सिस्टम, ये सिस्टम अब चलने वाला नजर आता नहीं है। अमीर अब्बास साहब, आपका भी यही व्यू पॉइंट है? क्योंकि तनकीद तो होती है तहरीक इंसाफ पे यही कि आप पहले ही एक प्लेटफॉर्म को डिस्प्यूट कर दें ताकि वो आपकी फेवर में आ जाए, या आपको लगता है कि जेन्युइनली दे हैव इनफ रीजंस टू डू व्हाट दे आर डूइंग? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल। एक तो मैं मलिक साहब की भी काफी बातों से इत्तफाक करता हूं और मुनीब साहब। अब हमारे सामने दो पर्सपेक्टिव आ गए, एक मुनीब साहब ने रखा है, एक मलिक साहब ने रखा। इसी तरह आप किसी और से पूछेंगे, उसको भी अपना पर्सपेक्टिव। मैं सबकी राय या इस पे जो 2 दिन से बहस हो रही है, खासतौर पे जब से ये खबर सामने आई कि तहरीक इंसाफ एतराज करने जा रही है काजी फाइजा साहब पर, और अब ये भी खबर आ रही है कि आमिर फारूक साहब के ऊपर भी शायद एतराज किया जाएगा, तो मेरी राय यह है कि देखिए हम एक उसूल मुकर्रर करना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमें भी पता है अपनी अदालतों का और अपने जजों का, हम अपने जजों और अपनी अदालतों का एहतराम जरूर करते हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वहां क्या कुछ होता रहा है और क्या कुछ हो रहा है और न जाने क्या कुछ होता रहेगा। कम से कम मैं अपने जजों को इन अदल के ऐवानों में भगवान बनाकर नहीं बैठा हुआ देख सकता। हम अभी इसी सुप्रीम कोर्ट ने भुट्टो साहब के केस में अपनी ही अदालतों के दिए हुए फैसलों पर क्या अभी जवाब दिया कि क्या हुआ था भुट्टो के साथ। तो ये ना हम ये ना कहें खुदारा कि जज बहुत जबरदस्त तरीके से काम करते हैं और बहुत आला इंसाफ करते हैं, चाहे वो साकिब निसार हो, चाहे वो बदयाल हो, चाहे वो आज की अदलिया हो। हम ये ना, पहली बात तो ये इसको तय कर लिया था। नहीं, वैसे साकिब निसार साहब के बारे में पीटीआई कहती है कि वो बहुत इंसाफ करते थे। देखिए वो ये तो रिलेटिव चीज बन चुकी है ना, कि जिसको कहीं पे मुनासिब लगेगा इंसाफ, तो उसको जाहिर बात है उसकी इंक्लिनेशन उस तरफ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है मुजम्मिल के जो तनकीद कर रहा है उसकी तनकीद इसलिए गलत है कि उसको इंसाफ उधर से जो है वो नहीं मिल रहा। बिल्कुल। या जो तनकीद नहीं कर रहा, जो किसी जज को पसंद कर रहा है किसी खास वजह से, तो उसकी भी कोई खास वजह हो सकती है कि वो क्यों पसंद कर रहा है। सही। दोनों जगहों पे कहीं फेयरनेस भी हो सकती है कि अनफेयरनेस भी हो सकती है। अब ये काजी फाइजा साहब को अगर आप देखें कि एक हमें तसलसल नजर आता है कि जितने केसेस सुप्रीम कोर्ट में लैंड कर रहे हैं पीटीआई के या इमरान खान के,
वो सारे केसेस जो है भाई, अब 17 जज पूरे हुए ना, पहले तो 14 जज तो थे ना, तो क्या काजी साहब के अलावा बाकी 13 जज जो है, क्या वो कोई नाखल्फ जज है, क्या वो कोई नाहंजार जज है? चीफ जस्टिस इज वन अमंग इक्वल, वो सारे काबिल एहतराम थे, लेकिन हर केस बिल्कुल देन व्हाई डज इट मैटर इफ ही इज वन अमंग्स द इक्वल्स? क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बाद उसकी सोल अथॉरिटी तो उस तरह से रही नहीं बेंच फॉर्म करने की, देन व्हाई पीटीआई इज सिंगलिंग हिम आउट? देखिए, चूंकि वो चीफ जस्टिस है ना, अभी भी वो बेंच फॉर्मेशन के अंदर तो वो शामिल है ना। अच्छा, उसमें चीफ जस्टिस होता है, प्यूरी जज, अगर फॉर एग्जांपल प्यूरी जज भी चीफ जस्टिस का लाइक माइंडेड हो तो फिर तो 2-1 की रेशियो से बनना शुरू हो जाएंगे बेंच। तो यार ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज है ना, इतनी सिंपल तो नहीं, हमें भी पता है क्या होता है। अब जितने केसेस जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई और इमरान खान के, उनमें काजी साहब हर केस में बैठ रहे हैं, और 80% केसेस में, 90% केसेस में फैसले जो है वो इमरान खान पीटीआई के खिलाफ जा रहे हैं। तो वो क्या एज ए लिटिगेंट या एज ए कंप्लेंट वो क्या कंक्लूजन या परसेप्शन ड्रॉ करेंगे? वो इट्स वेरी, इट्स 2+2 मैथ्स, ये इतनी मुश्किल बात नहीं है। सिमिलरली अगर नवाज शरीफ हो, छोड़ दे इमरान खान को, अगर नवाज शरीफ के केसेस एक ही जज के पास बार बार जाते रहे, जैसे जा रहे थे साकिब निसार के पास, तो हम क्या उस वक्त कहा नहीं जाता था कि साकिब निसार जो है, क्या खुद मियां साहब ने कहा बुक से भरे बैठे हैं, इनको निकालो बाहर, जैसे तलाल चौधरी ने कहा कि इनको काबे से बाहर निकालो, ये भूत बैठे हुए काबे के अंदर। तो यार ये अब हमें जजेस को भी देखना पड़ेगा, ठीक है, कि अब चीजें खुल गई हैं, अब उनको अपने किरदार के ऊपर खुद पहले नजर डालनी पड़ेगी। मुनीब साहब इस पे शॉर्ट कमेंट कर दें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। वो पार्टिजान इन अदर वर्ड्स कहना चाह रहे हैं कि जजेस अगर पार्टिजान हैं क्या करें? मसला ये है कि जजेस पार्टिजन हैं, तो जजेस पार्टिजन क्यों हैं? आमतौर पर तो देखिए जज अपना इंडिपेंडेंट माइंड यूज करता है, लेकिन ये इतराज दोनों तरफ से आता है ना। देखिए, जब साकिब निसार साहब थे और उनके साथ जितने भी जजेस थे, हमारी अदलिया कोई इज्जत तो नहीं हुई। फिर गुलजार साहब आए, फिर खोसा साहब, गुलजार साहब, फिर उसके बाद उमर अताब बंदयाल साहब, उससे पहले इफ्तिखार चौधरी साहब। इफ्तिखार चौधरी साहब ने तो बेड़ा ही गरक किया ना हमारे मुल्क में। और जब मुस्लिम लीग नून लुडियां डाल रही थी कि जी अदलिया की तकरीम में जी और गाने गा रही थी, और हम जब टेलीविजन चैनल्स के ऊपर जजेस को एज सेवियर्स ऑफ द नेशन पेश कर रहे थे, 17 जजेस की तस्वीरें चला के, तो मैं उस वक्त भी कहता था, कोई सुनने वाला होता था या नहीं, कि भाई हम अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ये हमारे जोड़ों में बैठ जाएंगे। तो वो बाद में बैठे जिसके ऊपर लुडियां डाली मुस्लिम लीग नून ने। मुस्लिम लीग नून को भी बाद में अंदाजा हुआ कि जजों के साथ साइड करके सियासत करने का क्या नतीजा निकलता है। तो मैं सिर्फ इतना इख्तिसार से कह दूं कि ये दोनों साइड्स के आर्गुमेंट्स अपनी जगह मौजूद हैं। अगर पीएमएलएन कहती है कि जजेस बायस थे और वो पीटीआई की नुमाइंदगी कर रहे होते थे बेंच के अंदर बैठ के, तो वो भी गलत नहीं है, हमें नजर आता था। अब अगर आज हमें नजर आ रहा है बाकायदा तौर पर कि डिवीजन भी मौजूद है और आपको वाज़ेह एक चले, मैं बायस शायद लफ्ज खराब हो, लेकिन अगर ओवरऑल आपको नजर आता है कि एक जगह पर थोड़ा बहुत आपको लिए इशू भी है, बायस भी आपको नजर आता है या रिफ्लेक्ट करता है, तो अब आप उसको डिसरिगार्ड तो नहीं कर सकते। जो नजर आता है वो है। मुनीब, इसके अलावा अडयाला जेल में जिस तरह से बानी तहरीक इंसाफ ने गुफ्तगू करते हुए अब ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुतालबा है कि नया इलेक्शन करवा दें, और उन्होंने ये कहा है कि SIFC मुल्क चला रही है, शहबाज शरीफ साहब फीते काटने के लिए रखे हुए हैं। अगर वो उन्हीं से मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन करवाने का, तो फिर 2024 में उन पर ब्लेम क्यों कि आपने इंट्रूजन की है, आपने इंडल्ज किया है, आपने इन्फ्लुएंस किया है इलेक्शन को? बात यह है कि इमरान खान साहब बखूबी इस पर कमेंट इसलिए कर सकते हैं कि वो खुद भी बसद एहतराम एक फीता काटने वाले वज़ीर आज़म ही थे। अच्छा। मैं तो काफी अरसे से कह रहा हूं कि अगर इमरान खान साहब का दौर हाइब्रिड था, तो उसके बाद PDM-1 हाइब्रिड प्रो वर्जन था, और अब हाइब्रिड प्रो मैक्स वर्जन है जो हमारे सामने है। मेरे लिए तो कोई चीज ये मुझे ना हैरानी में मुब्तला करती है। मेरे नजदीक तो ये बड़े आम फहम चीज है जिसको हम देख रहे हैं, एक्सरसाइज हो रही है हमारे सामने। मसला ये है कि हमारे मुल्क में सिविलियन स्पेस पहले भी ये रोड हो चुकी थी, अब तो चले जो बची कुची थी वो भी खत्म हो गई। अगर वाकई हमारे मुल्क में देखा जाए तो ठीक है, दौड़ने भागने के लिए या इल्जाम लेने के लिए तो वज़ीर आज़म होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में हम मेरे ख्याल में, मैं तो शायद मेरी जबान घिस चुकी है कहते कहते, और शायद लोग इसे समझना नहीं चाहते, और जो हमारे कई तहरीक इंसाफ के दोस्त हैं वो तो शायद इस बात को समझते हैं कि अगर उन्हें कोई रियलिटी बताए वो समझते हैं कि नहीं, ये आप रियलिटी नहीं बता रहे, आप एडवोकेट कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नहीं कर रहा होता, मैं तो रियलिटी बताता हूँ। भाई ये मुल्क नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है,
और नेशनल सिक्योरिटी स्टेट में जो सिक्योरिटी ऑपरेटर्स है वो आपका डोमिनेट करता है, गैरिजन स्टेट जिसको डोमिनेट करता रहा है। एग्जैक्टली तो वो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट कह लें, गैरिजन स्टेट कह लें, आप जितने भी नाम फैंसी ने यू मे ऐड फैंसी नेम्स टू इट, यू मे ऐड फैंसी एडजेक्टिव्स टू इट, बट कोर जो है वो तो वही रहेगा। बट द स्टोरी इज नॉट फैंसी, ताकत मौजूद है। ठीक हाँ, द स्टोरी इज नॉट फैंसी, द स्टोरी एंड हिस्ट्री बोथ आर रियली चेकर्ड एंड शेमफुल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। मलिक साहब, ये जितना भी आप तनकीद कर लें पीटीआई पे, ये तो माने कि जो उनका इंटरनेशनल एक स्टैचर बन गया है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर लेते हैं लोगों को। आज भी खान साहब ने ये मिसाल दी कि अब कांग्रेस कह रही है अमेरिका की कि फ्रॉड इलेक्शन हुआ है, 80% लोगों ने वोट दिया इसकी फेवर में कि इलेक्शन की तहकीकात हों, और एक पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है पीटीआई को। तो इंटरनेशनल स्टेज पे यूएन की वर्किंग कमेटी हो या इसके अलावा कांग्रेस हो अमेरिका की, पीटीआई ने कन्विंस कर लिया उनको। देखिए, एक माहौल तो बना हमारे यहाँ भी कि इलेक्शन 2024 जो है उसमें धांधली हुई, शिकायत बाज जो बड़ी दुरुस्त शिकायत भी हैं। 2018 में शायद PMLN इतना अच्छा माहौल बाहर नहीं बना सकी जितना पीटीआई ने बना लिया। पीटीआई को ओवरसाइज उनकी जो तंजीम है वो ज़्यादा एक्टिव है, ये भी मानना चाहिए। लेकिन मैं एक दो चीज़ें ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। मुनीर फारूक साहब से मैं ज़रा बराबर इख्तलाफ करूँगा, वो ये है कि हम सिक्योरिटी स्टेट हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सियासतदानों को किसी ने हाथ से पकड़ के काम करने से कभी नहीं रोका। कम अज़ कम मैंने अपनी सहाफ़ती तारीख में ज़रूर देखा है कि उसके लिए स्पेस रही है। वो स्पेस अपनी अगर बड़ी करने की कोशिश करते, मियां नवाज शरीफ ने ये स्पेस ले ली थी काफ़ी हद तक। हम कहते हैं ना 90 में जब मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने बहुत सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर दिए, मोटरवे शुरू कर दी, कोस्टल हाईवे शुरू कर दिए, आपके सारे एयरपोर्ट्स बदल कर रख दिए। ये सारे एयरपोर्ट्स नवाज शरीफ ने उसी ज़माने में बनाने शुरू किए। कराची बना, फिर लाहौर बनना शुरू हुआ। बात यह है कि जब आप परफॉर्मेंस की तरफ आएंगे और अपनी स्पेस आप लेते चले जाएंगे, ये नहीं हो सकता कि एस्टैब्लिशमेंट आपकी सारी स्पेस ले ले। लेकिन अगर आपके पीछे नैब लग जाए, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, क्या करेंगे? गुजारिश ही करेंगे। वहां भी कहीं ना कहीं आपको सियासतदानों की गलती जरूर नजर आएगी। जब एक सियासतदान दूसरे को गिराने के लिए मैदान में आ जाता है, जब एक सियासतदान जो है उसको एक मिनिस्टर ऑफिस मिलता है, वो 7 ऑफिस लेके बैठ जाता है, जब उसे ये कहा जाता है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस पे, तो मुझे एक बात बताइए, क्या सियासतदानों से ने इस बात से सबक सीखा है कि जो डेवलपमेंट फंड है, बार बार कहते हैं, हर सियासी बात कहती है बलदियाती इदारों को देंगे, नहीं देते। इसको कंप्रोमाइज्ड है ये सारे सियासतदान। जब ये कंप्रोमाइज्ड हो जाते हैं, फिर अगले एक फरीक की स्पेस बढ़ जाती है। उस्मान बुज़दार साहब, खान साहब तो आज तक कहते हैं मैं डट गया था, मैंने एस्टैब्लिशमेंट की बात नहीं सुनी, मैंने बुज़दार को लगा दिया। खान साहब तो ये कहा करते थे मैंने शहजाद अकबर को लगाया, मैंने जुल्फी बुखारी को लगाया, मैंने उसको इफ्तिखार दुरानी को लगाया, सारे मेरे मामले खसूसी मैंने खुद लगाया, मैंने किसी की बात नहीं सुनी। जब आपको ये स्पेस अपने दोस्तों को लगाने के लिए मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस बेहतर करने में आपको क्या मसला बनता है? अच्छा। ये ऐसा एक्सक्यूज है, ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारी जगहों पे इंटरफेरेंस है, लेकिन उस इंटरफेरेंस से निकलने का रास्ता एक ही होता है कि आप डिलीवर करें। आप मुझे बताइए, बजट आ रहा है, आ गया, आपने सोचा कि आपके जो ट्रेडर्स हैं वो टैक्स नहीं देते? क्या फौज ने रोका हुआ कि टैक्स ना दे? क्या फौज ने रोका हुआ एफबीआर की जो है वो एफबीआर की पॉलिटिकल गवर्नमेंट की अगर रेट इतनी नहीं, पॉलिटिकल हुकूमतें असल में होती ये है कि ये चाहती हैं कि ठीक है काम चले हमारा, हम गुजारा करें और अपना काम चलाएं। दूसरी बात जो थी जजेस की तकसीम वाली, उसमें एक दो जुमले कह दूं। देखिए, ये जरूर हुआ है कि हम पॉलिटिकल डिवाइड हो चुके हैं, मीडिया डिवाइड हुआ है, लेकिन कुछ गलतियां कुछ लोगों की बड़ी ज्यादा हैं। साकिब निसार साहब फैसले दे रहे थे तो उस वक्त किसी जर्नलिस्ट ने मैंने नहीं देखा कि कम से कम ये कहा कि भाई ठीक है, गलत है, ये सही है। लेकिन जिन लोगों ने मिठाइयां बांटनी शुरू कर दी, टीवी चैनल ने मिठाइयां बांटी, स्टूडियोज में मिठाइयां खिलाई जा रही हैं, वहां से निकल के ऐलान किए जा रहे हैं, जैसे दिए जा रहे, मुबारक हो नवाज शरीफ नायल हो गए। कम से कम मुझे एक बात बताइए, इमरान खान साहब निकले, मुझे नहीं याद पड़ता, उनसे लोगों के इख्तलाफात भी होंगे, आपने, मैंने, मुनीर फारूक साहब ने, अमीर अब्बास साहब ने, उनके निकलने के वक्त कहीं मिठाई बांटी हो, कहीं नारे लगाए हों, कई न्यूज रूम में तालियां बजी हों? हमें तो खिलाई भी नहीं किसी। मैं अर्ज वही करना चाहता हूँ ना जी, ये जो एक माहौल बनाया गया कि भाई अगर नवाज शरीफ निकले, मिठाइयां मीडिया भी बांटे, नवाज शरीफ निकले, सड़कों पे जनाब जो है मीडिया के वर्कर जो है वो नारे मारते आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में नारे लगा रहे थे हमारे साथी। आप मुझे बताइए, अब क्या इमरान खान के निकलने पे कभी नारे लगे हैं? जरूर टिल्ट लोगों का होगा। मैं कहता हूं आज भी लोग कोई साइड लेते होंगे PMLN की, PDM की, गवर्नमेंट की, लेकिन ये जो माहौल बना दिया गया था, ये उनके केस ये शायद इस पाकिस्तान की तारीख है। अमीर अब्बास साहब, शॉर्टली मेरे पास आखिरी 2 मिनट हैं। एक तो ये जो मलिक साहब ने निशानदेही की, ये पोलराइजेशन सारी
वो ये कहते हैं कि स्पेस होती है, पॉलिटिशियन अपनी कंपिटेंस ना होने की वजह से उसको लूज़ कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी बताइए कि अब वे फॉरवर्ड क्या है पीटीआई में, अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं, धड़ाबंदी हो गई है, फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं? इसके अलावा जो फिल वक्त जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो कह रहे हैं कि वापस लेना नहीं उन लोगों को जो पार्टी छोड़ गए हैं। वे फॉरवर्ड क्या है डेडलॉक का? मुजम्मिल साहब, मैं बिल्कुल 10 बस्ता माजरत करूंगा मलिक साहब के इस मौके से कि सियासतदान स्पेस देना चाहे तो ले सकता है। बाबा ना करें इस तरह से। वो सियासतदान आज अगर कोई जज स्पेस देने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ क्या कर रहे हैं? आज अगर कोई जज खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो उसके साथ क्या होगा? जब आप एक सियासतदान पैदावार है सियासी जमातों की, जब आप आईपीपी बनाएंगे, जब आप परवेज खट्टर की पार्टी बना देंगे, जब आप बलूचिस्तान अवामी पार्टी बना देंगे, जब आप तहरीक इंसाफ में किसी जमाने में लोगों को लाके घुसेड़ेंगे, जब आप एमक्यूएम को इस्तेमाल करेंगे, तो उन जमातों से वाबस्ता सियासतदान आप उससे तवक्को करते हैं कि वो आजादाना तौर पर फैसला करेगा। उसको क्या एहसास होगा कि तुम्हारा माई बाप कहीं और बैठा है, पाकिस्तान के अवाम तुम्हारा माई बाप नहीं है। एब्सोल्युटली नॉट कर देते। अगर तुमने कहीं सरबसजूद होना है तो कहीं और जाके सरबसजूद। पाकिस्तान के अवाम भाड़ में जाए, इनके तलबे सीधे करने की, जूते सीधे करने की मुझे क्या जरूरत? मैं तो वहां जाकर सर झुकाऊं ना जहां से मुझे इक्तदार मिल सकता है, जहां से मैं इक्तदार कशीद कर सकता हूं, जहां से मैं इक्तदार के इर्तिकाब को मुमकिन बना सकता हूं, जहां से मैं इक्तदार को बचा सकता हूं। फिर आपने जुडिशरी में क्या पैगाम दे दिया कि जो यस बॉस करेगा रियासत को, उसका कोई केस नहीं निकलेगा, उसकी किसी साज की कॉल नहीं निकलेगी, उसकी कोई डिग्री नहीं निकलेगी, उसके घर से कोई कैमरा बरामद नहीं होगा। लेकिन जो थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश करेगा उसके साथ क्या होगा? इसी तरह साफियों में भी, इसी तरह हर जगह पे आप बाकी इदारों में भी देख ले, आप पुलिस में, ब्यूरोक्रेसी में देख ले। तो ये ना कहे सियासतदान पे, तो अब हमें तरस खाना चाहिए इस बेचारे के ऊपर। हाँ, कहीं उसकी गलतियां जहां है वो बिल्कुल अपनी जगह पे गलतियां हैं, लेकिन वो कितना आजाद है फैसले साजी में। आज भी बहुत सारे इदारों के अंदर, बहुत सारे महकमों के अंदर पॉलिसी से और से बनती है। अभी तो इकोनॉमी सारी कहां चलेगी? अभी अगर मुझे एक जुमला कहने दें अमीर अब्बास साहब से। अमीर अब्बास साहब, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, एक आपको खबर भी आज दे दूं। मैंने पर्सनली एक नैब के सीनियर ऑफिसर के मोबाइल पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब के डायरेक्ट मैसेजेस कि ये काम शुरू कर दो, ये खुद अपनी आंखों से देखे हुए हैं। सर ये ना कहें जब आप मलिक साहब फिर ये जो कॉल की थी शहबाज शरीफ साहब ने जस्टिस कयूम को, ये फिर सिलेक्टिव ना हो सर। ये तो कहानी इस तरह से उसको भी गलत माजी में सारी दुनिया ने कहा, किसी ने नहीं रोका कि जस्टिस कयूम की कॉल को गलत कहा जाए। नहीं, तो अभी सवाल ये हो रहा है, देखिए जो सियासतदानों की गलतियां हैं उससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन वो आजाद नहीं है, वो खड़ा होने की जरूरत नहीं कर सकता। अमीर अब्बास साहब अगर जीतना चाहता है तो 8 फरवरी को क्या किया आपने? अमीर अब्बास साहब, अगर ये पॉलिटिशियंस कन्फेस कर लें कि हमारे साथ भी ज्यादती हो रही है और इससे पहले जो आए उनके साथ भी ज्यादती हुई, तो एक अलायंस बन जाएगा। इशू ये होता है कि हम कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, पहले ठीक हुआ था। बिल्कुल, मैं आपके साथ 100 नहीं 1000% आपके साथ खड़ा हूं। तो आज देख ले, आज फिर जो आज के सियासतदान हैं, जो आज हुकूमत में, जो आज बेनिफिशियरी है निजाम के, रियासत के, वो क्या कर रहे हैं कि ये हमारा मुखालिफ जेल में पड़ा है, इसको ठोको, इसको तुन के रखो। कल इद्दत की प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई प्राइवेट चैनल दिखाता तो चले इंडिपेंडेंट डिसीजन होता। कल स्टेट चैनल ने दिखाई है, स्टेट चैनल पाकिस्तान के ऑपोजिशन लीडर उमर यूथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाएगा। स्टेट चैनल खाबर मालिका जैसे शख्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहा है। वो इसलिए मुनीब साहब मुस्कुरा रहे हैं वैसे इस पे। जी मुनीब साहब, मैं अपने भाई अमीर अब्बास से एहतराम के साथ मैंने कहा वो इसलिए दिखा रहा था स्टेट चैनल के कौम बेरारवी का शिकार ना हो ना। आपको पता है इस कौम का मसला ये जिसमें लिखा है, ठीक है, तो वो इसलिए उन्होंने नहीं दिखा। लेकिन मैं देखे ब्रॉडली हम सारे एक ही बात करें, मैं सिर्फ 1 मिनट आप सबका लूंगा, सिर्फ 1 मिनट, मैं बहुत एहतराम। जी मुनीब साहब, देखिए इस मुल्क को कोई बीमारी नहीं थी 2016 में। ये मुल्क सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट के, आप बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट से पूछ रहे को, हमारे वो इश्यूज थे वो चलते रहते, कोई लूट नहीं मची हुई थी। इस मुल्क को जिनके पेट में दर्द हुआ कि हमने एक प्रोजेक्ट लाना है, वो 2016 में उसके लिए पहले अटैक हुआ, 2014 में वो फेल हुआ, फिर 2016 में शुरू हुआ, फिर जज साहिबान ने 7 सीटी मिलाई, और क्या हुआ कि आपका मुल्क वो जो सिविलियन स्पेस की हम बात कर रहे हैं, साहब यही तो गिला है आपसे। देखें आप 26 साल जद्दोजहद को प्रोजेक्ट कह रहे हैं। देखिए बात यह है कि वो जो 22 साल पहले 22 साल थे ना वो, तो जो 22 साल जद्दोजहद थी
वो 22 साल जिद्दोजहद थी, वो एक सीट भी ना ले सकी। लेकिन जब जनरल अहमद शुजा पाशा साहब का दस्ते शफकत आया तो फिर सब कुछ हो गया। फिर इस जगह माशाल्लाह हयात है चौधरी परवेज इलाही साहब, हयात हैं जनाब चौधरी शुजात हुसैन साहब, जनरल बाजवा साहब, जनरल इशफाक परवेज कियानी साहब के पास जाकर यूं मोबाइल उन्हें दिखाते थे कि जनाब ये देखिए हमारे बंदों को कैसे तोड़ रहे हैं पीटीआई के लिए पाशा साहब। और आज वो पार्टी के सदर भी हैं पीटीआई के। आज वो पार्टी के सदर है। मसला ये है कि अभी बात बड़ी हमने की ना कि आज मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होता है हमेशा तहरीक इंसाफ के दोस्तों से या ओवरऑल, मैं कहता हूं यार आप आज बुराई को तब बुराई कहें जब आप ये माने कि आप भी बुराई का हिस्सा रहे और उसके बेनिफिशियरी बने। अगर आप बुराई को नहीं मानेंगे और ये कहेंगे नहीं वो ठीक हुआ था और आज गलत है, तो फिर बसद एहतराम मैं तो कह दूंगा, मैं तो आज भी कहूंगा कि इस मुल्क में सिविलियन स्पेस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट की मदाखलत नहीं होनी चाहिए, यहां पर मैंडेट का एहतराम होना चाहिए। लेकिन जिनको रगड़ा आपने लगाया था वो ये कहते हैं नहीं, लाइन वहां से शुरू नहीं होगी जहां आप खड़े हैं, लाइन वहां से शुरू होगी जहां से हमारे साथ ज्यादती शुरू हुई। बिल्कुल तो ये टिट फॉर टैट है। बिल्कुल आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, औरों के साथ भी ज्यादती हुई है। मलिक साहब आखिरी सवाल आपसे, टाइम शॉर्ट है। अब 4 पार्टियां तकरीबन री इलेक्शन का मुतालिबा कर रही हैं, तो गवर्नमेंट फिर क्या करे इस सूरत हाल में? देखिए मेरा नहीं ख्याल को री इलेक्शन होने हैं, और ना खान साहब को पता री इलेक्शन नहीं होने। वो खान साहब एक दबाव डालना चाहते हैं, प्रेशराइज करना चाहते हैं। अब देखिए उनके बदलते हुए बयान हैं कि जी मैं भूख हड़ताल पे चला जाऊंगा। पहले उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, साफ़ी वहाँ मिलते हैं तो कहते हैं जी सारा काम खराब इस्टेब्लिशमेंट का है, सियासत में मुदाखलत उन्होंने की, इलेक्शन मेरा उन्होंने खराब किया, मेरी बीवी के खिलाफ केसेस वो बनवा रहे, यही इल्ज़ाम है ना। उसके बाद कहते हैं नहीं इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन करवा दे, मैं उनसे बातचीत करने को तैयार हूँ। असल में पीटीआई इस वक्त बड़ी कंफ्यूज्ड किस्म की सूरत हाल से दो चार है। सही, उनकी जो बार लीडरशिप बैठी है, केपीके की हुकूमत का मसला ये है कि वो चाहते हैं हुकूमत चलती रहे, कोई ऐसा हेड ऑन ना हो कि हमारी लड़ाई और हमारी हुकूमत को कोई मसला दरपेश हो। अली मीन गंडापुर सब अपनी वजारत आला के मजे लेना चाहते हैं। जो इस वक्त पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं वो चाहते हैं असेंबली भी चले और आराम से असेंबली का सिस्टम चलता रहे। ठीक है, खान साहब कहते हैं कि ये प्रेशर ऐसा क्रिएट हो जाए कि मेरी रिहाई उसके नतीजे में अमल में आए। खान साहब की रिहाई कुछ करीब नजर नहीं आ रही। खान साहब पैनिक हैं, खान साहब इसलिए बदलते हुए उनके बयानात हैं, गमो गुस्सा उनके अंदर है। इलेक्शन आपको देखिए होते क्या हालात हैं मुल्क के इलेक्शन के वाले, और फिर ये हुकूमत का काम है, हुकूमत इतनी मजबूर हो जाए कि वो इलेक्शन की तरफ चली जाए। ऐसे इलेक्शन होता हुआ आपको दिखा। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब, अमीर अब्बास साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे। अब देखना ये है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर स्टे करती है तो गवर्नमेंट किस तरह परसुएड कर पोजीशन को कि प्रेशर इतना एग्जर्ट ना हो कि सड़कों पर आ जाएं जमातें और दोबारा से वही केओस हो। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी क्रिकेट टीम की बात करें तो जिस सर्जरी का जिक्र मोहसिन नकवी साहब ने किया था उसका आगाज़ हो चुका है। वहाब रियाज, अब्दुल रज़ाक और मैनेजर मंसूर राना को ओहदों से फारिग किया गया, जिसके बाद वहाब रियाज साहब ने यह भी तरदीद की कि अगर सारा इल्ज़ाम मुझ पे लग रहा है तो मेरा तो सिलेक्शन कमेटी में 1 वोट था, बाकी 6 पर मैं हावी कैसे हो गया। ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि कुछ प्लेयर्स अपनी लॉबीज़ रन कर रहे थे, उनका फोकस नहीं था या मैनेजमेंट से टीम के साथ मिसबिहेव कर रहे थे। और सबसे अहम चीज़ ये कि वहाब रियाज साहब और अब्दुल रज़ाक साहब के हवाले से भी ये खबरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो टीम में होना डिज़र्व नहीं करते थे वो गैर ज़रूरी तौर पर उनको सपोर्ट करते रहे और उनकी सिलेक्शन को इंश्योर किया। और क्या क्या हक़ाइक़ है इसके पीछे, इस पर हम बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, ये सर्जरी का जो जिक्र हो रहा था इसका इनिशियल फेज़ तो आज देख लिया हमने। वहाब रियाज साहब, अब्दुल रज़ाक साहब और मंसूर राना सबको अपने ओहदों से अलग कर दिया है। वो और बात है कि वहाब साहब ये तरदीद कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरा 1 वोट बाकी 6 वोटों पर भारी पड़ गया। आपका क्या नैरेटिव है इस बारे में? ये आगाज़ जो हुआ है ऐसे ही होना चाहिए था? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। वो कहा जाता है कि कभी के दिन बड़े और कभी की रातें। तो वहाब रियाज जो पाकिस्तान क्रिकेट के सियाह सफेद के मालिक बने हुए थे, वो कहते हैं ना जो चीज ऊपर जाती है वो चीज नीचे भी आती है। तो अचानक चंद महीनों में वहाब रियाज बिल्कुल नीचे आ गए। जो कल को मोहसिन नकवी साहब के मोस्ट ट्रस्टेड आदमी थे, उनकी कैबिनेट में थे। फिर उसके बाद वो जब ज़का अशरफ आए तो लोग ये कहते हैं कि वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनवाने में भी मोहसिन नकवी साहब का बड़ा हाथ था ज़का अशरफ के दौर में। और फिर उसके बाद जब मोहसिन नकवी साहब खुद आए तो उन्होंने वहाब रियाज को सियाह सफेद का मालिक बना दिया। मैं समझता हूँ बहुत सारी शिकायत थी और उस शिकायत का इजाला जरूरी था, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब इतने मसरूफ हैं वजारत दाखिला की वजह से कि वो टाइम नहीं दे पा रहे थे और उन्होंने सब कुछ जो है वो इन्हिसार किया हुआ था वहाब रियाज पर। और वहाब रियाज के हवाले से जो रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास भी होंगी कि इन्होंने
डैलस में कव्वाली नाइट में टीम को ले गए, कोई डिसिप्लिन नहीं था। फिर उसके अलावा न्यूयॉर्क में इन्होंने ग्रैंड गाला डिनर रख लिया था, और वो ग्रैंड गाला डिनर इस वजह से नहीं हुआ कि पाकिस्तान अमेरिका से हार गया, कोई इनके कंट्रोल में नहीं था। और बाद लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वहाब रियाज बमा एहलो अयाल वहां मौजूद थे ग्राउंड में। ठीक है, आप अपनी अहलिया को ले जा सकते हैं, लेकिन बमा एहलो अयाल जाना, दीगर लोगों को लेके जाना समझ में नहीं आता, तो उन्होंने नाजायज फायदा उठाया। अभी मैं उनका एक ट्वीट देख रहा था कि कुछ देर के बाद वो एक स्टेटमेंट जारी करेंगे। क्या स्टेटमेंट जारी करेंगे? जब सब कुछ उनके हाथ से निकल चुका है और उनकी गलतियां लोगों पर आश्कार हो चुकी है, तो फिर इस सूरत में कौन से स्टेटमेंट? साहब, ये जो प्लेयर्स की बात हो रही है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनकी गैर जरूरी तौर पर तरफ की अब्दुल रज़ाक ने और साथ वहाब रियाज ने, ये कौन थे आपकी इतलात के मुताबिक? देखिए, एक ही खिलाड़ी का मेरे जहन में नाम आ रहा है, आजम खान, क्योंकि अब्दुल रज़ाक की भी मोइन खान से बहुत दोस्ती है, और वहाब रियाज को भी जब उन पे बुरा वक्त आया था तो मोइन खान के टूर्नामेंट में खेलने के लिए वो कराची तशरीफ लाए थे। नाइट का टूर्नामेंट था रमजान का। तो मुझे लग रहा है कि एक तो आजम खान है, और उसके अलावा जो दीगर खिलाड़ियों में अगर आप देखें तो इफ्तिखार अहमद को भी बड़ा सपोर्ट किया जा रहा था कि वो मल्टी डायमेंशनल क्रिकेटर है, 3 डायमेंशनल क्रिकेटर है। तो ये एक दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि इनकी तरफदारी की शायद यही वजह थी कि मोहसिन नकवी साहब ने टीम का जो अनाउंसमेंट था वर्ल्ड कप का आखिरी दिन बहुत रोक के रखा, और सिर्फ 1 घंटा पहले पाकिस्तान की टीम का अनाउंसमेंट हुआ था। उन्होंने कहा सिलेक्शन कमेटी जो है उसके तमाम मेंबरान की राय जो है उस पर वो मुत्तफिक नहीं थे। मुझे लग रहा है कि अब वहाब रियाज की जगह जो शख्स लेने जा रहे हैं वो बिलाल अफजल होंगे। अच्छा मिर्जा साहब, ये असद शफीक और मोहम्मद यूसुफ भी इसी कमेटी का हिस्सा थे, उनका कोई इन्फ्लुएंस नहीं था? वो सिर्फ सिंबॉलिक एक्टिविटी करने के लिए थे वहां पे, या प्रेशर में आ गए? क्या हुआ उनके साथ? देखिए, मोहम्मद यूसुफ तो काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नौकरी कर रहे हैं। मुजम्मिल वो पाकिस्तान अंडर 19 के बैटिंग कोच बनकर जो थे वो साउथ अफ्रीका गए हुए थे टीम के साथ, और पूरा टीम को देख रहे थे। तो उनकी तो नौकरी है, और नौकरी की वजह से लगता है वो खामोश है। असद शफीक को अचानक की वहाब रियाज के कहने पर उन्होंने जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट को छोड़ा, रिटायरमेंट ली। उन्होंने कहा कि तुम्हें 11-12 लाख रुपए माहाना मिलेंगे। तो असद शफीक का तो कोई तजुर्बा था नहीं। अब ये इसलिए खामोश तमाशाई बने रहे कि इनकी नौकरी लगी हुई थी। मेरे ख्याल में सारे शॉट जो थे वो वहाब रियाज ने खेले, जिसकी वजह से नकवी साहब ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। लोग बड़ी तनकीद कर रहे थे, लेकिन ये बड़ा अच्छा उन्होंने कदम उठाया। देर आया दुरुस्त आया, सर्जरी तो की ना, कम से कम कुछ तो शुरू हुआ। जो लोग जिम्मेदार थे उनको कटहरे में तो लाना चाहिए ना कम से कम। मिर्जा साहब, ये भी सुनने में आ रहा है और हमने भी इस चीज़ को सुन रखा है कि कुछ लॉबीज़ को भी आइडेंटिफाई किया है तहकीकाती कमेटियों ने, और वो ये कह रहे हैं कि जो इस तरह की लॉबीज़ चला रहे थे इनके खिलाफ भी तहकीकात होंगी। अब इन लॉबीज़ का काम क्या है? ये वही लॉबीज़ हैं जो सोशल मीडिया पे किसी प्लेयर के हक में ट्रेंड बनाती हैं अगर वो स्कोर ना कर पा रहा हो या अच्छी बॉलिंग ना कर रहा हो, या कुछ और तस्करा है इधर? इसमें काफी हद तक सदाकत है कि वही लॉबीज हैं जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं वो बनाते हैं सोशल मीडिया को। आप देख रहे होंगे अभी बाबर आजम की कप्तानी का मामला आ रहा है, वो एक लफ्ज अपने मुंह से नहीं बोले, लेकिन आप देख रहे होंगे उनकी वीडियोस जारी हो रही है कि वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियन एक कोच आया हुआ है जो पिंच हिटर है, उसके साथ वो पावर हिटिंग की गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये तो लॉबीज तो चलती हैं, लेकिन बाज लॉबीज ऐसी भी हैं। एक तो सबसे पहले मोहसिन नकवी साहब ने गलत हटाया शाहीन शाह अफरीदी को, और फिर वहाब जो बाबर आजम थे उनको जब लेकर आए तो बाबर आजम को शायद कोई यकीन दहानी कराई गई, जिसकी वजह से वो पहले रिलक्टेंट थे, बाद में वो आ गए। तो मेरे ख्याल में वहीं से वो सिलसिला टीम में जो रिफ्ट थी, टीम का जो कॉम्बिनेशन था, वो टूटने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ, जहां बाबर आजम को दोबारा कप्तान बनाया गया और शाहीन अफरीदी को 5 T20 मैचेस के बाद कप्तानी से हटाया गया। और वो लगता यही है कि जो लड़के इन्फ्लुएंस में थे बाबर उनको खिलाना चाह रहे थे, कुछ लड़के शाहीन शाह अफरीदी के इन्फ्लुएंस में थे लेकिन वो मजबूर थे। तो यही सारी चीजें थी जो हो रही थी। मिर्जा साहब, ये आपने शाहीन अफरीदी का जिक्र किया है, इससे मुझे याद आता है, करेक्ट कर दीजिएगा अगर मैं गलत कोट करूं, ये एक सीनियर प्लेयर थे एंड्रयू साइमंड्स, जिनको लेट एंड्रयू साइमंड्स कहना चाहिए ऑस्ट्रेलियन टीम के। तो एक मरतबा टीम की मीटिंग थी, वो फिशिंग करने चले गए, उनको सैक कर दिया। दो ही हैड अ ब्रिलियंट करियर, सीनियर प्लेयर था, उसके बावजूद डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी को ऑस्ट्रेलियन बोर्ड ने टॉलरेट नहीं किया। यहाँ खबर ये आ रही है कि शाहीन अफरीदी मुसलसल कोचेस से, मैनेजमेंट स्टाफ से बुरा बर्ताव करते रहे, उसके बाद कार्रवाई नहीं की गई उनके खिलाफ। सो इज ही बिगर देन ऑल इंटरनेशनल एथलीट्स जो दुनिया भर में होते हैं, जिनके खिलाफ कार्रवाइयाँ बोर्ड करते हैं? मुजम्मिल, देखे डिसिप्लिन पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज होना नहीं चाहिए। आपने एंड्रयू साइमंड्स की मिसाल दी, 2003 के वर्ल्ड कप में मैं खुद था जहां उसने जोहान्सबर्ग में पाकिस्तान के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी, और वो बड़ा अच्छा प्लेयर था।
अगरचे उसकी डेथ हो गई, लेकिन फिर उसके बाद उसको डिसिप्लिन पे जो है वो उन्होंने फारिग कर दिया। और भी दुनिया में कई एग्जांपल्स हैं ऐसे खिलाड़ियों की कि जिनका डिसिप्लिन, जैसे केविन पीटरसन के हवाले से बात थी कि केविन पीटरसन जो थे वो सुनते नहीं थे और केविन पीटरसन एरोगेंट थे, बात नहीं मानते थे, उनकी भी छुट्टी हो गई। इंडियन टूर में जब वो कप्तान थे तो उनका तनाजा कोच के साथ हुआ। ऐसा होना नहीं चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट में। अब ये डिसिप्लिन कह रहे हैं, बाद लोग ये कह रहे हैं, जो मेरे पास इत्तलात है कि बाबर आजम ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शाहीन आफरीदी फोकस नहीं थे। अब फोकस होने में और डिसिप्लिन ना होने में, लड़ाई झगड़े में कितना फर्क है। बाद लोग देखें ना, जब आप कोई चीज क्लियर नहीं करेंगे तो अफवाहें जन्म लेंगी। होना तो ये चाहिए था कि तमाम चीजें क्लियर होती हैं, आप अफवाहें जन्म ले रही है। इसमें कहां तक सदाकत है, मैंने तो रिपोर्ट नहीं पढ़ी, ना आपने पढ़ी होगी रिपोर्ट। बिल्कुल ये फैमिलीज को साथ ले जाना वैसे एसओपी होता है। मैं देख रहा था फाइनल जीतने के बाद विराट कोहली को अपनी फैमिली को कॉल करनी पड़ रही थी। हमारे तो सब प्लेयर्स जो हैं वो शुरू से ही उनको जरूरत ये महसूस नहीं हुई। आप देखें ना, 60 कमरे बुक किए गए थे न्यूयॉर्क के उस होटल में, टीम के कितने लोग थे, और उसके अलावा सबके, किसी का भाई पहुंचा हुआ था, किसी की फैमिली पहुंची हुई थी, पूरे के पूरे। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रखना चाहिए ना, एक एसओपी बनाना चाहिए कि ठीक है आप अपनी अहलिया को ले जा सकते हैं अगर आप ले जाना चाहें, लेकिन ये तो नहीं कि आप पूरे टब्बर को लेकर चले जाए और फिर वहां जाकर आपका फोकस हट जाए। मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें अभी नकवी साहब को करनी होंगी। उन्होंने अभी मीटिंग तो की है, लेकिन अब वो कहते हैं ना, देर आया दुरुस्त आया। 6 फरवरी से मोहसिन नकवी साहब पीसीबी के चेयरमैन है, अब वो बहुत सारी चीजों को वो तो शायद समझ गए या नहीं समझ पहले पा रहे थे, अब समझ गए, अब कुछ कदम उठाने लगे तो उनको उठाना पड़ेगा। देखते हैं आज वहाब रियाज क्या रिएक्शन देते हैं उनको जो हटाया गया उसके हवाले। बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। कहना उनका यही था कि डिस्क के बहुत सीवियर इशूज़ हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये कि अगर आपने इंटरनेशनली कम्पीट करना है तो जो लोग परफॉर्म नहीं कर रहे या लॉबीज चला रहे हैं या प्रोपेगेंडा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।